गाड़ी बिना किसी चेतावनी के एक झटके से रुक गई। सेहिल ने अपने काले नुकीले खुर जमीन में गाड़ दिए। एक पल पहले तक पहिए मिट्टी और जड़ों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और अगले ही पल वह सख्त धक्का और उसके बाद का गहरा सन्नाटा जो नई हलचलों के बीच पीस रही थी। रिझाला का नन्हा शरीर आगे झुका और फिर झटके से पीछे आया। उसने लकड़ी की पट्टी को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसका झोला फिसलकर आगे गंदे फर्श पर गिर गया। काका खड़े हुए। उन्होंने लगाम को डंडे पर लपेटा। हर गांठ पर वह जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहे थे। फिर वह नीचे कूद गए। जमीन पर उनके पैर पड़ने की आवाज भारी थी, जैसे वह मंजिल पर उतरना नहीं चाहते थे। उन्होंने जमीन पर गिरे रिझाला के झोले को उठाकर रिझाला की तरफ हाथ बढ़ाया। रिझाला ने थैले की डोरी को वापस अपनी हंसली पर कसकर उनके खुरदुरे हाथों को थामा जो उसकी तरफ फैले हुए थे। जैसे ही रिझाला के पैर जमीन पर पड़े, एक अजीब सी थरथराहट उसके तलवों से होते हुए उसके बदन में बिछ गई। यह मिट्टी गांव की तरह सख्त और धूलों से लिपटी हुई नहीं थी, बल्कि हरियालियों के बीच खिली और जागी हुई लग रही थी। काका ने बाकी बच्चों को उतरने में मदद की, पर उनकी नजरें रिझाला पर ही टिकी थीं, जैसे वह अभी अलविदा कहने को तैयार नहीं थे। उनकी सांसें नापी तुली थीं और दिमाग बिल्कुल बंद। वह जिम्मेदारियों की एक दीवार बनाकर खड़े थे ताकि उनका दुख बाहर ना आ सके। रिझाला को बस उस दीवार के पीछे छिपा हुआ एक धुंधला सा दर्द महसूस हो रहा था। काका ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाथ में हल्का कंपन था और एक संदेश भेजा जो टूटता हुआ रिझाला तक पहुंचा। यहीं पहुंचना, हिम्मत, कदम। सामने मानस ग्रह का पूर्वी मुख्य द्वार किसी नई दुनिया में प्रवेश करने का दर्पण जैसा प्रतीत हो रहा था, और उस दर्पण के आगे एक बूढ़ी परछाई उसका इंतजार कर रही थी। काका ने उनकी तरफ उल्लास से भरा तरंग फेंका। अजय, कैसे हो? अजय का शरीर किसी पुराने सूखे पेड़ के तने जैसा सख्त था, पर चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें बच्चों की चंचलता से गुथी हुई एक पुरानी चमक थी। उनके आसपास की हवा में कोई शोर नहीं था, कोई संदेश नहीं तैर रहा था। बस एक भरी हुई चुप्पी थी, और चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट लिए उन्होंने भारी तरंगें भेजी। दोस्त। काका आगे बढ़े। उन्होंने अजय का हाथ थामा। बिना होंठ हिलाए उनके बीच तेजी से संदेश का आदान प्रदान हुआ। रिझाला उन्हें समझ नहीं पाई। बस हवा में एक हल्की सी उत्तेजना महसूस हुई, जैसे दो दोस्त मिल रहे हों। काका पीछे मुड़े और रिझाला को आगे आने का इशारा किया। अरे तो बड़ी गई फिलो, आखिरी मैंने अपने हाथ मधु खिलाया। ऐजे ने रिझाला के माथे पर हथेलियां सहलाते हुए भेजा। काका एक भारी मुस्कुराहट के साथ झुके। उन्होंने आखिरी बार रिझाला के कंधे पर हाथ रखा। यह स्पर्श किसी दिलासा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे अलविदा कहने के लिए था। उसकी आंखों में देखकर एक शांत संदेश धकेला। ये अजय, तुम्हारा ख्याल। रिझाला को उनकी आंखों में वही दर्द महसूस हो रहा था जो वह खुद अपने भीतर महसूस कर रही थी। उसने सर हिलाकर अजय की तरफ देखा। अजय ने सबको साथ अंदर चलने का इशारा किया। रिझाला और बाकी बच्चे उनके पीछे पीछे मानस ग्रह की दहलीज की तरफ बढ़ने लगे। रिझाला का हर कदम उसके अंदर सवालों से भरे उलझन और उलझनों से भरे सवाल से भरी हो रही थी। उसकी यह उलझनें खुद से सी थीं कि कैसे वह खुद को यहां नए सांचे में कैसे ढाल पाएगी। यही उलझनें सवाल का रूप ले रही थीं। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसी इस दुनिया की दहलीज को पार करते ही हवा का दबाव बदल गया। उसमें नमी और बढ़ गई और जिंदगी अब तेज महसूस होने लगी। रिझाला एकदम से पीछे मुड़ी, पर काका गाड़ी पर चढ़ चुके थे। उन्होंने लगाम पकड़ ली थी और सेहिल का चेहरा मोड़ दिया था। काका की पीठ अब एक पत्थर की शिला बन चुकी थी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वापस पुराने रास्ते पर निकल गई। उस उड़ती हुई धूल के पीछे रिझाला का अकेलापन अब हमेशा के लिए उसका हो गया था। दहलीज के पार की दुनिया में एक अलग ही तरंगों की बहार थी। वहां कुछ ऐसे पेड़, पौधे, फूल और कलियां थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रिझाला अजय के भारी कदमों के पीछे चलती हुई मानस ग्रह के प्रांगण में पहुंच गई।
ये जगह देखने में शांत थी, पर हवा में एक लगातार हलचल थी, जैसे किसी अदृश्य नदी का बहाव हो। बच्चों का एक समूह दौड़ता हुआ आया और अजय के चारों तरफ घूमने लग गया। उन्होंने अजय के सख्त हाथों को छुआ, उनके कपड़ों को हल्के से खींचा, जैसे चिड़ियाओं किसी पुराने खड़खड़ाते पेड़ को छेड़ रही हों। अजय रुके नहीं, बस उनकी नटखटपन को तरसते हुए हल्का सा सर हिलाया। ना गुस्सा ना प्यार, बस एक सदियों पुरानी आदत। बच्चे हंसी के फव्वारे की तरह अजय के इर्द गिर्द बह गए। रिजाला को पहली बार रोमांच सा महसूस हुआ, जो अलग था उसके ख्यालों से। ख्याल जिसमें वह मानस ग्रह को लेकर बस भय और उलझने थीं, वह यहां के हम उम्र बच्चों की चुलबुलाहट से सुलझ रही थी। हर तरफ सिर्फ बच्चे थे, कुछ हम उम्र, कुछ बड़े। सबके पास अपना प्राणपात था, किसी के हाथों में लिपटा हुआ, किसी की कमर पर बंधा हुआ और किसी के कंधे पर तोते की तरह बैठा हुआ। कुछ पौधे जमीन पर रखे थे, जिनकी पत्तियां धूप में सांस ले रही थीं। वह साथ चल रहे थे, खेल रहे थे। उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान पानी की तरह आसानी से बह रहा था। रिझाला उन तरंगों को महसूस कर सकती थी, पर समझ नहीं सकती थी। रिझाला की नजर कुटिया के सामने बड़े नारंगी फूलों से पहरे पेड़ के नीचे बैठी दो लड़कियों पर पड़ी। उनके बीच हंसी की एक चिंगारी ऐसी तेजी से छलकी कि वह होंठों तक पहुंचने से पहले ही हवा में घुल गई। रिझाला ने वह चमक देखी, पर वैसे ही जैसे कोई बंद खिड़की के शीशे से धूप देखता है। रिझाला को उसमें एक गर्माहट महसूस हुई। वह बिना सोचे ही बस मुस्कुरा दी। तभी बच्चों का एक झुंड उसके रास्ते में आकर रुक गया। अजय ने उन्हें एक ठंडा अनुशासित संदेश भेजा। मिलो। रिजाला, नई, साथ। सबने एक साथ उसे घूरा। कुछ ने हाथ हिलाए, कुछ ने दिमाग से सीधा अभिवादन भेजा। हजारों तरंगें एक साथ रिझाला के दिमाग से टकराईं। स्वागत। रिझाला, कहां? डर। आओ। रिजाला इन सबको अलग अलग नहीं कर पाई। उन संदेशों में सवाल भी थे, पर वह शब्दों की तरह नहीं, बल्कि किसी भरी हुई भिन भिनाहट की तरह चुभने लगे। उसे अंदर ही अंदर शर्म की एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसकी सुलझती हुई उलझने वापस सवाल करने लगी। वह जवाब में एक छोटा सा नमस्ते भी नहीं भेज सकी। डर था कि वह टूट जाएगा और सब हंसेंगे। उसने बस नीचे देखा, नजरें चुराईं और हल्के से सर हिला दिया। झुंड में एक छोटी सी समझ की लहर दौड़ी। वह हास्यास्पद नहीं था, बस एक ठंडा स्वीकार था। यह वह वाली है, शायद उन्होंने सोचा। फिर झुंड मुड़ा, जैसे अक्सर पानी में मछलियां मुड़ती हैं, एक साथ, एक लय में। वह दूसरे रास्ते की तरफ बह गए। कुछ पल पहले दूर से जो हलचल उसे एक आमंत्रण जैसी लगी थी, उनके करीब पहुंचते ही वह एक अभेद्य दीवार बन गई। वह उस उत्सव का हिस्सा बनना चाहती थी, पर उसकी मौजूदगी किसी फीकी छाया से ज्यादा कुछ न थी, जो रोशनी के बीच होकर भी बेमानी थी। वह वहीं खड़ी रह गई। अजय ने मुड़कर उसके मायूस चेहरे को देखा और उसे आगे आने का इशारा किया। रिजाला उनके साए में चलती हुई छात्रावास पहुंच गई। उसकी दीवारें भी बाहर की तरह जिंदा जड़ों और सूखी टहनियों को गूंथ कर बनी थीं। उन पर काई लगी थी, जो रिजाला को उसके पुरानेपन से वाकिफ करवा रही थी। एजे ने उसे अंदर आने का संदेश भेजा। आओ, रहना, आज नया घर। अंदर खामोशी और गहरी थी। चटाइयां दीवारों के साथ गोलाई में बिछी थीं। हर चटाई के साथ मिट्टी का एक छोटा कटोरा था, शायद प्राणपात लगाने के लिए। शोभा। अजय ने हवा में एक नाम फेंका। कोने वाले कमरे से सेविका बाहर आई। उनके आते ही वहां खाना पकने की एक अच्छी सौंधी खुशबू फैल गई। दाल और जली हुई लकड़ी की महक। उनके चेहरे पर एक थकी हुई पर नरम मुस्कान थी। वह रिझाला की तरफ अपने माथे से पसीना पोंछती हुई आई। उन्होंने एक आह भरी जिसमें आराम था और एक ठंडी सी मुस्कान लिए संदेश सीधा रिझाला की तरफ उछाला। तुम आ गई, चलो। शोभा ने उसके कंधे से थैला उतारा और हाथ को उसकी पीठ पर रख उसे मार्ग दिखाती हुई कमरे में आगे बढ़ने लगी। अजय ने बाकी बच्चों को इशारा किया और बिना किसी अलविदा के दूसरे कक्ष की तरफ निकल गए। शोभा ने इशारे से बताया, बिस्तर खाली, चुन लो। रिजाला ने अपनी नजरें लंबे कमरे में फैलाईं। वहां कुछ चटाइयां खाली और कुछ मौजूदगी का निशान लिए थीं। तभी उसकी नजर रसोई घर के करीब जड़ों से झांकती हुई
एक खिड़की पर पड़ी जो हाथों से नहीं बनाया गया था, बस जड़ों के बीच एक खाली जगह से बन गई थी। उस खिड़की से लगी एक चटाई खाली थी। रिझाला ने उंगली से उस बिस्तर की तरफ इशारा किया। वह कतारों में लगे बिस्तरों से थोड़ा अलग थलग था। शोभा ने उसके चुने हुए चटाई के साथ उसका थैला रख दिया, फिर चटाई बिछाई और उस पर मिलोना घास से बनी हुई बिस्तर लगा दी। रिझाला बैठी। उसे मिलोना की वह घास चुभने लगी। ऐसा लगा जैसे यह चुभन उसे हकीकत में वापस लाने के लिए बिछाया गया हो, जो उसे याद दिलाता रहे कि वह अब घर के साए से कहीं दूर है। शोभा यह संदेश भेजकर वापस रसोई की तरफ चली गई। आराम, आज, कल, काम, पढ़ाई, प्राणपात। रिझाला अपनी गोद में हाथ बांधे उस चुभन और गूंजते हुए सन्नाटे से रूबरू हो रही थी। तभी एक लड़की उसके सामने वाली चटाई पर आ गिरी। उसके घुटने पर एक ताजा खरोंच थी और चेहरे पर वही चिड़चिड़ापन जो किसी नए जख्म के साथ आता है। वह एक पत्ते से उस खरोंच को साफ करने लगी और तभी उसकी नजर रिझाला पर ठिठक गई। बिना तरंगों के वजन को तौले उसने रिझाला की तरफ साधारण संदेश भेजा, नमस्ते, मैं फिरिन, और तुम? रिझाला का दिल एक पल के लिए थमा, फिर जोर से धड़का। यह उसकी पहली इम्तिहान की घड़ी थी। इस बार वह सिर्फ एक गुमनाम की तरह सर हिलाकर पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को समेटा। उसने शब्दों को जीभ पर नहीं बल्कि माथे के ठीक पीछे तराशना शुरू किया। नमस्ते, उसने ध्यान से जवाब बनाया। अपनी सांस को वैसे ही साधा जैसे मां ने सिखाया था, ध्यान से आकार देना और फिर धक्का। पर उलझनों का बोझ इतना था कि संदेश दिमाग की दहलीज पर ही अटक गया, जैसे किसी ने कच्ची मिट्टी की गोली हवा में उछाली हो जो परवाज भरने से पहले ही बिखर गई। उसके दिमाग की नसों में एक कड़वाहट फैली। नमस्ते, रिझाला, और फिर सब गायब। ध्वनि नहीं, बस एक मानसिक मलबे की गूंज फिरिन तक पहुंची। रिझाला को अपने गले के पीछे एक गर्म तीखी जलन महसूस हुई, जैसे उसकी अपनी ही तरंगों ने उसकी नली को छील दिया हो। रिझाला को एहसास हुआ कि अगर वह अपने जज्बातों को थोड़ा और समय देती तो शायद यह मिट्टी की गोली बिखरती नहीं। फिरिन ने पलकें झपकाईं। उसे समझ नहीं आया कि यह इतना आसान संदेश जो बस एक शब्द का था, वह टूट कैसे गया। उसने बस कंधे को हल्का सा उचकाया और वापस खरोंच साफ करने लग गई। वह इनकार नहीं था, न ही गुस्सा, वह उससे भी ज्यादा चुभने वाला तरस था। वह बेरुखी रिझाला के सीने में किसी ठंडी सुई की तरह ढंस गई। उसकी अक्षमता उसके कपड़ों से ज्यादा साफ दिखाई दे रही है। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से खींची कि नाखूनों ने हथेलियों में गहरे निशान छोड़ दिए। यह सिर्फ एक नमस्ते नहीं था जो टूटा था, यह उसके वजूद का पहला सिरा था जो इस नई दुनिया की जमीन छूने से पहले ही बिखर गया था। शाम की धुंधलकी घिरने लगी थी। थकान की वजह से रिझाला का शरीर थककर गहरी नींद में समा गया था, एक ऐसी नींद जिसने कुछ पल के लिए उसे उसकी उलझनों से दूर खींच लिया था। पर जल्द ही कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ, जैसे उसे कोई हिला रहा हो। रिझाला ने आंखें मलकर खोली तो बगल में फिरिन बैठी थी। उसकी कलाई पर लिपटा प्राणपात किसी हरियाली जेवर की तरह हरा भरा चमक रहा था। फिरिन ने एक फल उसकी तरफ बढ़ाया और एक तेज उत्सव भरा संदेश भेजा, शाम, शिक्षा, चलो। रिझाला हड़बड़ी में उठी, कमर सीधा किया, अपने बिखरे बालों को उंगलियों से सुलझाया, कपड़े झाड़े, जैसे वह अपने बिखरे हुए होश को समेट रही हो। छात्रावास अब लड़कियों की चंचल आवाजों और उनके कपड़ों की सरसराहट से भर चुका था। वह सब अपने अपने प्राणपात को संवारती हुई नए लिबास में किसी नए सफर की तैयारी में थी। कहां? रिझाला ने एक छोटा सा संदेश भेजा, शाम की कक्षा। फिर इनका जवाब किसी बहती हुई नदी की तरह रवां था। हाथ में फल लिए रिझाला फिरिन के साथ छात्रावास से बाहर निकली तो वहां फिरिन की कुछ और सहेलियां तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थीं। फिरिन ने बस आम तरीके से उनसे रिझाला का परिचय कराया। उस औपचारिक परिचय में सबने अपना अपना किरदार निभाया। किसी ने सरसराती हुई नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो किसी ने मुस्कुराहट से उसकी तरफ स्वागत और सवाल भेजा, पर उनके सारे सवाल तुम कहां से हो
पर आकर खत्म हो जा रहे थे और वापस उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ जाती। उनके बीच बातों और तरंगों का एक ऐसा जाल बुनने लगा जिसमें रिझाला के लिए कोई जगह नहीं थी। वह लोग आपस में उन पुरानी शरारतों और कल की बातों का जिक्र कर रही थीं जिनसे रिझाला बिल्कुल अनजान थी। वह एक दूसरे के कंधों से टकराती, बतियाती, आगे बढ़ने लगी। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, रिझाला को फिरिन के साथ वाली जगह से खिसकने का एहसास होने लगा। वह वापस एक दूसरे से जुड़ने के लिए करीब आ रही थी, जैसे पानी की बूंदें मिलकर एक धार बनना चाहती हों। उन जुड़ावों में कुछ लोगों को फिरिन के इर्द गिर्द होने की होड़ में रिझाला की बची हुई जगह कम होती जा रही थी। जिसे भी किसी के करीब आकर कुछ फुसफुसाहट वाली तरंगें भेजनी होती या किसी का हाथ थामना होता, वह रिझाला को बड़ी सहजता से पीछे धकेल देती। यह सब इतना अनदेखा और कोमल था कि रिझाला को टोकने तक का मौका नहीं मिला। किसी की नजरों में उसे साथ लेने की चाहत नहीं थी, बस उसे लांघकर आगे बढ़ जाने की जल्दबाजी थी। धीरे धीरे वह उस समूह में छनकर सबसे पीछे रह गई, जहां से बस अब वह सिर्फ उनकी पीठ और उनके आपस में उलझे हाथों को देख सकती थी। अब वह उनके बीच के धागों में लगी गांठ की तरह थी, जो जुड़ तो गई थी पर अलग दिख रही थी, चुभने वाली थी। मां ने उसे सब कुछ सिखाया था, पर खुद को घुलाना नहीं सिखाया था। पर रिझाला इतनी बड़ी नहीं थी कि वह सब कुछ समझ पाए। उसने वापस से सारा दोष खुद के ऊपर उड़ेल दिया। जैसे मां से उसने सब कुछ सीखा था, पर वह घुलना नहीं सीख पाई। रिझाला के अंदर घुटन पनपने लगी। उसे घर की याद आई, जहां उसे अपनी अक्षमता का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वहां के सन्नाटे को भी मां पढ़ लिया करती थी। पर यहां शोर उसकी ही कमी का आईना दिखा रहा था। उसके गले में एक कंटीली खुश्की महसूस होने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर फिरिन की तरफ संदेश धकेला, पर वह संदेश हवा में तैरने के बजाय एक भारी पत्थर की तरह उनके बीच गिरकर बिखर गया। टूटा हुआ, लड़खड़ाता हुआ। पानी पीना की किधर? बाकी बच्चों की बातें एक पल के लिए ठिठक गईं। कुछ ने उसे अपनी आंखों के कोने से अजीब फिरकी नजरों से देखा। बिना प्राणपात के संदेश का कमजोर होना कोई नई बात नहीं थी, पर शब्दों का इस तरह बिखर के धूल बन जाना आम नहीं था। वह सबके बीच खड़ी होके एक नुमाइश बन गई थी। फिरिन ने बिना कुछ भेजे अपनी उंगली बाईं तरफ उठा दी। उस इशारे में हल्की सी हमदर्दी थी, पर साथ ही एक औपचारिकता। वह जलकुटिया की तरफ मुड़ गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शायद इस उम्मीद में कि फिरिन या उनमें से कोई उसके साथ आएगी, पर वह बच्चे कक्षा के अंदर गायब हो चुके थे। रिझाला संबुआ पेड़ के मोटे तने के अंदर बनी जलकुटिया में गर्म हवा के बीच अकेली थी। भाप और पानी में भीगी हुई कुचली पत्तियों की तीखी महक कोने में मिट्टी का ढेर की सौंधी खुशबू से मिलकर उसे नई खुशबू से अवगत करा रही थी। पानी गिरने से पहले हर मोड़, हर सरोवट वैसी ही थी जैसी मां की उंगलियां बनाया करती थीं। एक ऐसी लय जो उसकी त्वचा की याददाश्त में दर्ज थी। उस वक्त वह जिद चिढ़ाती थी, पर आज उन आस्तीनों की हर एक सरसराहट में मां की उंगलियों का नरम दबाव महसूस हो रहा था। अपने दोनों हाथों को जोड़ उसने कटोरे से पानी अपने हाथों में भरा। वह उम्मीद से ज्यादा गर्म था। वह गर्माहट जैसे ही उसकी खाल पर फिसली, रिझाला का दिमाग एक पल के लिए धोखा खा गया। उसे लगा यह वही पानी है, वही पुराना घर, वही हाथ जो उसे नहलाया करते थे। उसकी सांस में अचानक एक भारीपन छा गया। सीना जकड़ सा गया, जैसे कुछ फिसल कर वहां अटक गया हो जहां उसे नहीं होना चाहिए था। बिना किसी इल्म के वह कटोरे की तरफ झुक गई। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर नन्ही आंखें भी भला कब तक उस पुल को बांधे रखती। आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे और रिझाला उस आंसू में मशगूल हो गई, जैसे वह दिल का बहुत बड़ा भार उसके अंदर से बह रहा हो। हाथों की ओक में भरा पानी वापस रिस कर कटोरे में समा गया था, पर वह झुककर आंसुओं को अपनी तेज धार में बहने दिया। पर उसमें कोई सिसकी नहीं थी। वह बिल्कुल खामोश सी चीख थी, जिसके बीच नीचे पानी धुंधला हो गया। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट की आवाज उसके कान में आई। उसने जल्दबाजी में वापस पानी ओक में उठाया और एक जोर का छींटा अपने चेहरे पर मारा।
वह गर्म पानी चेहरे से आंसुओं को अपने अंदर विलीन करता हुआ छींटों की तरह वापस फैल गिर गया, जैसे मां ने उसके आंसू पोंछ दिए हों, बस थोड़े डांट के साथ। पर आंसू अब भी नहीं रुक रहे थे। आहट अब चलकर जलकुटिया के अंदर तक आ चुकी थी। रिझाला ने वापस छींटे मारे जो बाहर के सैलाब को बार बार झुठला रहे थे, पर उसकी आंखें आज संभुआ की जड़ की तरह उसके मन के भीतर का सैलाब सोख कर बाहर रिस रही थीं। जब पानी के हल्के नरम छींटे काम नहीं आए तो उसने हाथों में पानी की मात्रा बढ़ाई और जोर से चेहरे पर छिड़का। वह चुभन उसे काम आई जैसे आंखों और मन के बीच पनपा संतुलन टूट गया। रिझाला ने मुंह से एक जोर की सांस फेंकी, फिर अपनी हथेलियों से अपना चेहरा कपार से होते हुए ठुड्डी तक घुमाकर पानी को चेहरे से कांचकर खुद को वापस काबू में लाया। अपने हाथों को मां की बुनी हुई रूमाल में पोंछा, अपने वियोग को अपनी आस्तीन को सरकाकर उसके नीचे वापस छिपा लिया और अपनी हल्की लाल आंखों के साथ वहां से बाहर निकल गई, जो उसके छुपाए हुए वियोग पर एक कटाक्ष था। रास्ते भर अपने गाल और आंखों की लाली को रगड़ते हुए उसका लाल प्रमाण मिटाने की कोशिश में वह शिक्षा कक्ष में जा पहुंची। शिक्षा कक्ष आधा से ज्यादा भरा हुआ था। रिझाला ढूंढती हुई कक्षा के पीछे के मुंह से घुसती हुई खड़ी होकर नजरों से फिरिन को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे वापस उसकी पीठ दिखी जो आगे पहली कतार में उसी समूह के बीच खिलखिला रही थी। इर्द गिर्द भीड़ बढ़ती जा रही थी। रिझाला ने 2 कदम आगे बढ़ाए और एक खाली जगह पर सिमट कर बैठ गई। उसने आसपास देखा, हर तरफ तरंगों का एक अदृश्य जाल बुना जा रहा था। नए छात्र भी टूटे फूटे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे। रिझाला के मन में भी वही चाहत उत्पन्न हुई। एक दोस्त बनाने की उसने अपनी नजरें बाईं ओर घुमाईं। 2 नए लड़के एक दूसरे से बिखरी हुई तरंगों में उलझ रहे थे। उसने दिमाग में एक संदेश बुनना चाहा, पर हिम्मत वहीं ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया कि पहली तरंग में कौन सा राज खोला जाए। तभी एक लड़के का अनुरोध से भरा संदेश तैरता हुआ उससे टकराया। थोड़ा खिसकोगी? रिझाला ने सर ऊपर उठाकर पीछे की तरफ देखा। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसकी उम्र का ही था या फिर शायद थोड़ा बड़ा। रिझाला तुरंत दाहिने खिसकी और उसके लिए बाईं जगह बनाई। वह लड़का अपने प्राणपात को जमीन पर ठीक अपने आगे रखकर बैठा और भेजा, नहीं, तुम यहां? हां, रिझाला ने सर हिलाते हुए भेजा। जवाब में उसने कुछ नहीं भेजा, बस अपने प्राणपात के पत्तों को ऐसे पोंछने लग गया जैसे वह अभी उससे ज्यादा जरूरी हो। रिझाला ने उसकी तरफ एक नजर देखी और उसे इस बार भी वापस वही संवाद का एकदम से गिर जाने का एहसास हुआ, पर इस बार खुद संवाद को खींचने की पहल की। उसने दिमाग को शांत रखते हुए हल्की तरंगें भेजी। मेरा नाम रिझाला, तुम्हारा? मायो, उसने बस एक शब्द में उत्तर दिया। रिझाला के चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कुराहट बिखर गई और वही मिठास उसके अगले संदेश में भी झलक गई। मेरे भाई का नाम भी मायो है। मायो ने सर उठाया। उसके चेहरे पर भी रिझाला की तरह एक हल्की सी नरम मुस्कान फैल गई। एक पल के लिए लगा कि शायद धागा जुड़ने लगा है। तुम यहां कब आए? रिझाला ने शर्म को ताक पर रखकर वापस भेजा। मायो ने उसकी तरफ हल्की नजरों से देखा। उन नजरों में वापस वही पुराना तरस था। मैं पिछले हफ्ते आया। उसने सपाट तरंग भेजी। उसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक मूल्यांकन था। रिझाला ने कुछ और कोशिशें की, पर मायो का हर जवाब या तो एक शब्द होता या एक स्वाभाविक वाक्य जो वहीं दम तोड़ देता। रिझाला को यह कोशिश अब एक जबरदस्ती का बोझ लगने लगी। वह हार कर उस भीड़ में चुपचाप बैठ गई। कुछ पल बीत गए। अचानक कक्षा में तरंगों का दबाव कम होने लगा। सारे पुराने बच्चे एक साथ खड़े होने लगे। रिझाला ने बाईं देखा। नए बच्चे अभी बैठे हुए थे, पर फिर उन्हें आनन फानन में खड़ा होते देख रिझाला भी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। पर तब तक सारे पुराने बच्चे वापस नीचे बैठ चुके थे। कक्षा में एक बिना आवाज वाली हंसी की लहर फैल गई। रिझाला वहां मुट्ठी भर बच्चों के साथ खड़ी थी, सबकी नजरों के बीच एक गलती की तरह। सामने शिक्षिका बलीना ने बच्चों की उस शरारत पर लगाम लगाते हुए नरम तरंग भेजी। बच्चों, बैठ जाओ,
सारे नए बच्चे शर्म से गड़े हुए बैठ गए। रिझाला को लगा जैसे वह मिट्टी में धंस गई हो। पहली कक्षा का सबसे पहला सबक यही था कि वह अभी तक इस भीड़ की लय से बहुत दूर थी। बलीना ने पाठ शुरू किया जो रोज की दिनचर्या पर निर्धारित था, पर उनकी तरंगें किसी नदी के बहाव की तरफ तेज थीं और रिझाला उस नदी में खड़े एक बगुले की तरह ताक में थी कि कहीं पाठ की कोई मछली उसके ध्यान से छूट ना जाए। वह कोशिश करती रही, पर जब तक वह पहले वाक्य को जोड़कर उसमें समझ का एक आधार लाती, बलीना 5 वाक्य और आगे निकल चुकी होती। वह बस एकटक बलीना के चेहरे पर तरंगों के साथ बदलते भावों को देख रही थी, जैसे उनकी आंखों की हरकत से ही वह कुछ पकड़ ले। अचानक बलीना की तरंगों का बहाव धीमा हो गया, इतना धीमा कि रिझाला को लगा जैसे यह सिर्फ उसके लिए हो। रिझाला ने अपनी कमर सीधी की और सारी मानसिक शक्ति उन तरंगों पर केंद्रित कर दी। कल, नए बच्चे, ऐजे, प्राणपात, लेना। बलीना के इस टूटे फूटे वाक्य को जोड़ते तोड़ते रिझाला ने अपने दिमाग में एक अर्थ निकालने की कोशिश की, पर वहीं डर ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। ऐजे? उसे लगा वह इस पूरे वाक्य में सबसे जरूरी कड़ी पकड़ना भूल गई है। उसे ऐजे से प्राणपात कहां और कैसे लेना है। घबराहट उसके सीने में ठंडक बनकर फैलने लगी। उसने मायो की तरफ देखा। मायो पूरी तरह से बलीना की तरंगों में डूबा हुआ था। रिझाला ने सवाल पूछना चाहा, दिमाग की दहलीज तक बात आई भी, पर मायो की सपाट पीठ और उसकी वह पुरानी बेपरवाही देखकर हिम्मत हार दी। उसने पूछना जायज नहीं समझा। कक्षा बहुत लंबी नहीं चली। सब बच्चे खड़े हुए एक साथ, एक लय में, और बाहर की तरफ निकलने लगे। दहलीज के बाहर आते ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। यह आजादी नहीं थी, यह बस उस दिमागी शोर से भागने का सुकून था जैसा उसे कुछ देर पहले अपने आंसुओं के निकलने पर महसूस हुआ था। शाम दहल चुकी थी। रात अपनी आमद की दस्तक दे रही थी। उसे यहां बस एक ही रास्ता पता था, छात्रावास का। वह उस तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खौफनाक जिद थी। वही जिद जो किसी छोटे बच्चे को घर की तरफ भगाने पर मजबूर करती है, भले ही वह जानती थी कि उस रास्ते के आखिर में कोई मां उसका इंतजार नहीं कर रही। वह सबसे पहले वहां पहुंची। कमरा खामोश था और अंधेरा कोने में दुबकी लगाए बैठा था। वह बिना रुके सीधे अपने कोने में गई और अपने चेहरे को मिलोना घास के बिस्तर में डुबा दिया। घास की नोकें उसकी खाल में चुभ रही थीं, पर रिझाला को वह चुभन महसूस नहीं हुई, या शायद वह चुभन भीतर के दर्द से कहीं ज्यादा नरम थी। वह रोना चाहती थी, इतना रोना कि अंदर का सैलाब सूख जाए, पर इस छात्रावास में रोने के लिए कोई कोना नहीं था। मिलोना घास उसके आंसुओं को बहने का मौका ही नहीं दे रही थी। जैसे ही कोई बूंद पलकों की दहलीज पार करती, वे घास उसे तुरंत सोख लेती। वह आंसू उसकी गालों पर फिसलने से पहले ही गायब हो रहे थे। रिझाला को ऐसा लगा जैसे यह बिस्तर भी उसके दुख पर कब्जा कर रहा हो, जैसे उसे रोने का हक भी न दिया जा रहा हो। वह सिसकने की कोशिश करती, पर वह घास उसकी हर आह को अपने भीतर दबा लेती। बंद आंखों के पीछे तस्वीरें उभरने लगीं। वह धुंधली नहीं थी, बल्कि इतनी साफ कि उनकी चुभन महसूस हो रही थी। अब तक ऐसे वक्त में मां का ठंडा हाथ उसके माथे की गर्माहट को सहला चुका होता। वह उसे अपनी गोद में उठाकर आंगन की उन ठंडी हवाओं में ठहला रही होती जहां दुख फूलों की महक से हल्का हो जाता है। उसके बिखरे बालों में मां की उंगलियां चल चुकी होती और माथे के एक कोने पर बुरी नजर का वह काला टीका लग चुका होता जो आज उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। मायो, छोटा मायो, अब तक उसे परेशान करके उसकी खामोशी तोड़ चुका होता। काका उसे सिहिल की नंगी पीठ पर बिठाकर घुमा रहे होते और काकी की रसोई से लू मेया, शहद की वह मीठी खुशबू हवाओं में घुल चुकी होती। वह एक पूरी जिंदगी थी जो यहां बस एक गीले बिस्तर में सिमट कर रह गई थी। हर याद उनकी आंखों से बिस्तर पर पसर रही थी। तभी कमरे के बाहर पैरों की आहट गूंजी। भीड़ वापस आ रही थी। रिझाला ने तुरंत अपने आंसुओं पर लगाम लगाई। उसने अपनी हथेलियों से आंखें पोंछीं, सांस को जबरदस्ती साधा और वहीं बिस्तर पर पथरा गई। उसने आंखें मूंद लीं और नींद का एक भरा पूरा नाटक ओढ़ लिया। उलझनों ने दिमाग में इतना शोर मचाया था कि पेट की भूख
कब की मर चुकी थी। बाहर बच्चों की दिमागी फुसफुसाहट शुरू हुई, पर रिझाला ने अपने दिमाग के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। वह बस लेटी रही और खुद को नींद की उस गहरी बेहोशी के हवाले कर दिया जहां कोई नई दुनिया उसे ढूंढ ना सके। कल से बिना परिचित,